हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरु में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और दूसरों को भी शेयर करें। हम ग्रहों की सीरीज़ में आज आगे बढ़ा रहे हैं राहु। अब राहु और केतु, ये दो प्लैनेट थोड़े से मिस्टीरियस टाइप के प्लैनेट हैं और इनका अक्सर जो प्रिडिक्शंस होती हैं इनके बारे में या जो फलित करते हैं ज्योतिष में, वो बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। क्योंकि हमने ज्योतिष में इन दोनों ग्रहों को ही छाया ग्रह माना है। अब छाया ग्रह का मतलब ये है कि उनका शेडो है केवल, और वो फिजिकली कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। वो कहीं पर भी आपको स्पेस में नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो क्या है ना, जब पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर काट रही है और पृथ्वी के भी चारों ओर ये राहु केतु चक्कर काट रहे हैं, जहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है, जो क्रॉस करते हैं, वो अपोजिट दो पॉइंट बनते हैं नॉर्थ और साउथ पोल पे अर्थ के, उनको हम बोलते हैं राहु और केतु। अब क्या है, राहु और केतु का ना देखो, भारतीय ज्योतिष में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। भले ही छाया ग्रह माने हो हमने, लेकिन इन दो पॉइंट पे आके ना आप ये समझिए कि आपके ना पूरा चार्ट की एनर्जी चेंज हो जाती है। ये दो इतने स्ट्रॉन्ग वो है। मैथोलॉजिकली तो क्या है, आपने सभी ने सुनी है स्वर भानु राक्षस की स्टोरी। ठीक है ना, जो मोहिनी, भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करते हैं और वो जो अमृत पीते हैं, तो राहु भी भेष बदल कर वहाँ बैठ जाता है, तो सूर्य चंद्र उसे पहचान लेते हैं। तो वो जैसे वो अमृत पीते हैं तो गले तक पहुंचता है, वैसे ही उनका यहाँ से गर्दन काट जाती है। ठीक है, स्वर भानु राक्षस की। तो वो अमृत नीचे नहीं उतरता है, वो यहीं तक पहुंचता है बस। और यहाँ दोनों अलग हो जाते हैं, ये गर्दन और धड़। तो अल्टीमेटली तो राक्षसी प्रवृत्ति ही है। अब समझिए, केतु और राहु प्लैनेट दोनों एक ही हैं, लेकिन जैसे उनका ये धड़ अलग होता है और गर्दन अलग होती है, उसके बाद से दो एक्सट्रीम पोलैरिटीज़ बनती हैं कि दोनों अपोजिट मान के चलते हैं हम इनको। तो एक को पास क्या है ना, अमृत सारा, एक के पास एक की भूख ज़्यादा है। ठीक है, और एक के पास क्या है ना, धड़ नहीं, धड़ है केवल, बुद्धि नहीं है, सर नहीं है। सर का मतलब, कटने का मतलब ये किसी आदमी के पास विवेक नहीं है, वो सिर्फ जुनूनी करना जानता है। ये हम ऐसा सामान्यतः सुनते हैं और देखते हैं। जबकि आप एक चीज़ बताइए, डिटेक्टिव के जो प्लैनेट है वो केतु, बारीक चीज़ों को, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम चीज़ों को जो डेप्थ तक जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते, रिसर्च करते हैं, वहाँ केतु का काम है। अगर केतु के पास कोई दिमाग है ही नहीं, उसके पास धड़ है ही नहीं, तो वो कैसे कर पाता है? तो ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो राहु पर कंसंट्रेट करेंगे, केतु पर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो राहु को, एक तो राहु को ये चीज़ समझो कि राहु ना अर्थ के जो हाउसेस है ना, जैसे कि अपने मूल त्रिकोण हाउस है, सारे के सारे त्रिकोण हाउस हो गए। त्रिकोण जो है ना, हम उसे बोलते हैं 1/5 त्रिकोण हाउसेस। ठीक है, मूल त्रिकोण के हाउसेस हैं। और बाकी जो त्रिकोण बनते हैं ना, जैसे अर्थ का है, जैसे 2, 6, 10 हो गया, ये अर्थ एलिमेंट है। ऐसे ही 4, 8, 12 वाटरी है। ठीक है, ऐसे 3, 7, 11 जो है वो आपका वायु का है। तो आप एक चीज़ को समझें, राहु हमेशा अर्थ ही साइन में जितने भी होंगे, 2, 6, 10, इनमें राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। क्योंकि राहु क्या है, हम जब राहु केतु को एक्सट्रीम पोलैरिटी पे लेके जाते हैं या दो अपोजिट थॉट्स को लेके जाते हैं, तो राहु की न भूख ज़्यादा है। वो मटेरियल वर्ल्ड को में ज़्यादा खुश रहता है। उसे, उसकी जो भूख है ना, वो शांत नहीं होती। उसे खूब पैसा चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बड़े मकान चाहिए, बड़ी बातें करनी है, बड़ी पावर चाहिए, बड़ी अथॉरिटी चाहिए। सब राहु को बड़ा बड़ा चाहिए। राहु छोटी चीज़ें करता ही नहीं है। वो रिलेशनशिप में भी है तो मल्टीपल रिलेशन चाहिए, उसे सिंगल नहीं चाहिए। फूड आइटम चाहिए तो उसे एक नहीं, बहुत ज़्यादा डिश चाहिए। तो राहु ना लिमिटलेस है, वो कभी अपनी लिमिट डिसाइड करता ही नहीं है। तो अर्थ ही साइन, अर्थ ना आपके रिसोर्सेज है, आपका ना फूड है। अब जैसे सेकंड हाउस है वो फूड का है, रिसोर्सेज का है।
छठा घर है वो आपके कंपटीशन का है, आपके एनिमीज़ का है। ऐसे ही 10वां है वो आपके कर्म का है, पावर पोजीशन स्टेटस का है। और राहु इन इन सब चीज़ों के लिए बुरी तरह फाइट करता है। जहाँ पर भी होगा या आपकी कुंडली में जहाँ पर भी 2, 6, 10 में बैठा हुआ है या इन भावों में बैठा हुआ है 2, 6, 10 में, तो राहु बहुत अग्रेसिवली काम करता है और आपको मटेरियल के लिए काम करना चाहिए। वो राहु आपको तभी गेन देगा। राहु कभी भी स्पिरिचुअलिटी में गेन नहीं देता है। आप कभी भी ना साधु सन्यासियों को देखोगे ना, तो उसका जो है वो जैसे ही हम कह तो देते हैं कि राहु आदमी को अच्छा होता है, तो रिसर्चर भी बनाता है, वो बनाता है, लेकिन नहीं, जैसे ही राहु प्यूरिफाई होता है ना और वो शुद्धता की तरफ बढ़ता है, वो वैसे ही केतु में कन्वर्ट हो जाता है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। ये कोई आपको कोई इस वीडियो से पहले ये बात आप सुनोगे नहीं कहीं भी। आपको हमेशा बताया जाएगा राहु अच्छा होगा तो आप अच्छे इन्वेस्टिगेशन करोगे, आपकी नज़र बड़ी शार्प हो जाएगी, आपका ब्रेन बड़े नेक्स्ट लेवल पे काम करेगा। लेकिन जैसे ही राहु की एनर्जी प्यूरिफाई होकर ऊपर उठने लगती है, वो तुरंत केतु में कन्वर्ट हो जाती है। राहु हमेशा बारीकी में नहीं घुसता, समझो ना, वो अपनी लिमिट तय नहीं करता है। वो उसे सब कुछ फिजिबल चाहिए, फिजिकली चाहिए और वो उसकी आंखों के सामने चाहिए। तो राहु को हम कहते हैं कि भाई, कुछ लोग हैं राहु को वृषभ में उसका मानते हैं, कुछ धनु में उसका उसमें मिथुन में उसका मानते हैं। और ठीक वैसे ही केतु को कोई स्कॉर्पियो में उसका मानता है और धनु में उसका मानता है। तो अलग अलग दो विचारधाराएं हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में या अक्सर किताबों में पढ़ते हैं वो यही है कि केतु जो है वो आपका धनु में उच्च का है और राहु है वो मिथुन में उच्च का है। और इसके अपोजिट दोनों नीच है, जैसे कि राहु 9th में नीचे, केतु 3rd में नीचे। तो ये तो इनकी हो गई उच्च और नीच की स्थिति। लेकिन राहु के रिजल्ट, वो प्लैनेट ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से रिजल्ट दे देंगे आपको, क्योंकि छाया ग्रह है ना। तो ऐसा माना जाता है कि वो महर्षि पराशर जी कहते हैं कि भाई उनके ना, हम जब उनका फलादेश करें तो हमें 2-3 चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि राहु किससे प्रभावित होगा। जो ग्रह उसको देख रहा है वो उसके प्रभाव में आएगा, जिस भाव में बैठा है वो उस भाव की ऊर्जा को ग्रहण करेगा, जिस राशि में बैठा है उस राशि की ऊर्जा को ग्रहण करेगा। इन तीनों का संयुक्त प्रभाव उस पर पड़ेगा, तब जाके आप उसके फल का निर्णय करिए। तो राहु को केवल D1 चार्ट में देख लेना बहुत आसान लगता है आपको, लेकिन D9 में जाके ही पता चलेगा कि वो प्लैनेट आपको एक्चुअल किस तरह के रिजल्ट देगा। और D9 में भी आप जब राहु का फलादेश करें तो बहुत सोच समझ के करें उसको ना। देखो, मल्टीपल पैरामीटर पर लेके जाइए। ये तो मेन 3 पैरामीटर बताए कि उसकी एस्पेक्ट किसका है, साइन किसका है और हाउस किसका है। इसके अलावा भी आप उसे और डीपर जाएंगे तो उसको नक्षत्र पे पकड़ो कि वो नक्षत्र किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र के चरण में है, ठीक है, और किसके कंजक्शन में है। आप इसको भी ध्यान रखिए। और दूसरा, उसको जो प्रॉब्लम आप देखना चाह रहे हो उस प्रॉब्लम का स्पेसिफिक डिविजनल चार्ट है, उसमें उसको देखो। फॉर एग्जांपल कैरियर देखना है तो D10 में चाहिए, ठीक है ना। हेल्थ को देखना है तो आप दृष्टिकोण चार्ट में देख लीजिए राहु को, राहु कहाँ पर है। D6 में देख लीजिए, D60 में देख लीजिए, आपके ट्रबल्स को देखना है। तो राहु को एनालिसिस करना थोड़ा सा टिपिकल है। देखो, राहु क्या है ना, वो एक तरह का बूस्टर है। वो जहाँ पर जा रहा है ना, वहाँ उस जो प्लैनेट बैठा हुआ है या जो भाव है, जो राशि है, उसके सिग्निफिकेशंस को बूस्ट कर रहा है वो। तो आपके चार्ट में वो किस चीज़ को बूस्ट कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, आपको वो समझने की ज़रूरत है। अब राहु आपकी लाइफ में ना जिन चीज़ों को रूल करता है, पहले उन चीज़ों को आप समझ लें। देखो, राहु को हम नॉर्मली कहते हैं राहु भ्रम है। राहु आर्टिफिशियल चीज़ें जितनी भी आपकी लाइफ में है, या चालाकी है, धोखा है, चीटिंग है, फ्रॉड है, या IT से रिलेटेड है कोई चीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें हैं, वो सब आपका राहु है। जो चीज़ें आदमी के दिमाग में इल्यूजन क्रिएट कर दें, या आप ज़्यादा शो ऑफ करें, या आप अपनी चीज़ों को सीक्रेटली रखते हैं, बताते नहीं हैं, हाइड करके रखते हैं, या कुछ और ही प्रेजेंट करते हैं, या आपकी जो है ना चीज़ों को ना आप जल्दबाजी में करते हैं, या चीज़ों को आप ऊपरी तौर पर देखते हैं, वो सब चीज़ें राहु के कंट्रोल में है।
अब राहु आपके शरीर में देखना ऐसी बीमारियां देता है जो इजीली डायग्नोसिस नहीं होती, जो या फिर बाद में डायग्नोसिस होती हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया या कैंसर कहें आप, ये है स्किन की, जैसे आपको सोराइसिस हो गया या आपको विटिलिगो टाइप की प्रॉब्लम हो गया। अक्सर देखा जाता है कि सन, जहाँ पर भी राहु सन को आस्पेक्ट करता है या कनेक्शन में आता है, अगर चार्ट के अंदर उस आदमी का मर्क्यूरी खराब है ना, तो अक्सर सन को राहु की वजह से आपको स्किन पे विटिलिगो का प्रॉब्लम आ जाता है, जो सफ़ेद दाग से होते हैं, वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर देता है राहु जेल है, क्राइम है, मर्डर है, या इलीगल चीज़ें जितनी भी है, अनसोशियल चीज़ें जितनी भी हैं, या मतलब जो आपने रूल रेगुलेशन सेट कर रखे हैं वो सब तोड़ने के लिए, वो सब राहु है। और हमने एक कहावत सुनी है कि शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि राहु जैसा बिहेव करता है। तो इसका मतलब क्या है, खाली राहु ही नहीं, केतु और शनि दोनों ही, क्योंकि अल्टीमेटली केतु और राहु एक ही तो हैं। तो शनि जैसा आपके चार्ट में होगा, बहुत ज़्यादा संभावना है राहु वैसा ही होगा, और वो उसको आपको पकड़ में नहीं आ रहा होगा, डेप्थ में जाएंगे तो पकड़ में आ जाएगा, वो शनि को ही फॉलो कर रहा होता है। शनि जो प्लान करते हैं वो उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। बस केतु थोड़ा सा ये है कि वो कहीं ना कहीं आपका रास्ता निकाल देता है, बचने का रास्ता। अदरवाइज दोनों मिलके आपको अल्टीमेटली शनि के सामने खड़ा कर देते हैं। ये दोनों प्लैनेट का खूबी है, ये उसी के असिस्टेंट है। अब ऐसे ही कुजवत केतु का हमने तो कि केतु मंगल के जैसा बिहेव करता है। इसका मतलब क्या है कि वो जितनी भी आपकी, चाहे देखो आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं या पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो आपको विजिबल हैं या इनविजिबल हैं, उनको उन तक एक्सेस जो जाती है वो केतु कर पाता है। ठीक है, केतु की ही पकड़ है वो वहाँ पे, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ के लाना, वो फैक्ट्स को एनालिसिस करता है कि करेक्ट क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये इसके फेवर का है, ये इसके अगेंस्ट में है। इन चीज़ों का जो तोड़ निकालता है वो केतु ही है। राहु तो आप पर सिर्फ ब्लेम रख देता है। राहु फॉर एग्जांपल आप एक क्रिमिनल हो, कोर्ट किसी क्रिमिनल को सीधा बुलाता है, तो बुलाने का काम क्या है, वो राहु है, वो सीधा आपको सम्मान करके बुला लेगा। लेकिन केतु क्या करता है, केतु अब फैक्ट्स को रखना कोर्ट में, अब जो फैक्ट्स रखने हैं कि नहीं जी ये सही है, गलत है, ये एविडेंस है, ये नहीं, ये काम केतु का है। तो शनिवत राहु है, कुजवत केतु है। अब शनि जैसा चार्ट में है वैसे दोनों आपको फॉलो करेंगे। और शनि के साथ एक चीज़ ये है कि शनि इन दोनों के साथ ही काम कर पाता है, अकेला शनि भी काम नहीं कर पाता, आप चीज़ को समझिए। और राहु के साथ एक अच्छी चीज़ ये भी है, राहु जैसे अर्थी साइन में होता है ना, तो ये आदमी की सर्वाइवल स्किल्स बहुत हाई लेवल की कर देता है। वो चाहे कंपटीशन में उतरे, शत्रु से लड़े, चाहे वो पैसे इकट्ठा करने की बात हो, वो उसको बहुत अच्छे से समझ आता है, वो इन चीज़ों में ही काम करता है। लेकिन जैसे ही वो वाटरी हाउसेस में जाता है ना, वहाँ पे बड़ी ट्रबल क्रिएट करता है, आदमी को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करता है, आदमी को एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम, उसको इंसोमेनिया दे दिया, या पागलपन जैसी बीमारियां हो गई, या और कोई मनोरोग जो हो गई, वो राहु बहुत जल्दी देता है, खासकर वाटरी हाउसेस में, क्योंकि वाटरी हाउसेस आपकी इमोशंस के हैं, आपकी मेंटल पीस के हैं। ये मेंटल पीस को खा जाता है, आपको नींद का प्रॉब्लम कर देता है, और भी दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। वो राहु अगर वाटरी साइन में है या वाटरी हाउसेस में है तो ये बहुत नेगेटिव स्थिति बन जाती है। लेकिन वायु तत्व की राशियों में है ना, मान लो 3 में है, 7 में है, 11 में है, यहाँ पे राहु अच्छा काम करता है, अच्छा काम देता है, स्पेशली मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आदमी को अच्छा घूमने फिरने को देता है, लाइफ को एंजॉय करवाता है, इसमें नो डाउट। लोग कहते हैं कि 7th मैरिज खराब करता है, भाई मैरिज तो सिग्निफिकेशंस का एक पार्ट है 7th हाउस का, बाकी और भी तो चीज़ें हैं, उसमें तो अच्छा करता ही है वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ब्लाइंडली बोल देना कि 7th में राहु बुरा होता है, नहीं, वो डिपेंड करता है, बहुत से और अदर फैक्टर भी हैं, चार्ट की बाकी प्लैनेट की पोजीशन है उस पर निर्भर करता है। इसी तरह वो 11वें में जाता है, 11वें में आदमी की जो प्रसिद्धि की भूख है ना, नेम फेम की जो भूख लगती है, हर जगह छा जाने की जो प्रवृत्ति है, राहु भी वही सोचता है और 11th हाउस भी वही सोचता है, तो वहाँ पे राहु ज़्यादा बेहतर करता है। 12वें घर में राहु अक्सर देखा जाता है
मैंने तो अपने लाइफ में पाया कि मैक्सिमम केसेस के अंदर राहु ना कोर्ट केस में लेके जाता है, कोर्ट मैटर ज़रूर बनवाता है, पुलिस के मैटर ज़रूर बनवाता है। छठे में राहु है, हाँ ये बात ठीक है, छठे राहु वाले को ना रस्ते बहुत हैं, चाहे कुछ भी कर ले, कितनी बड़ी ट्रबल हो, या आपको दूसरा ट्रैप नहीं कर पाएगा इजीली, आपको शत्रु से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, भले परेशान कर लेगा लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी तरह तीसरे का है, तीसरे वाला आदमी ना जिस करेज के साथ और जिस कैपेसिटी के साथ सामने वाले को से फाइट करता है ना, या उसको हैंडल करता है, वो बहुत शानदार चीज़ है। और सेवंथ में भी वही है, वो चीज़ों को डिप्लोमेटिकली इतना डिप्लोमेटिकली लेके जाता है, कई बार घर स्थिति खराब होती है तो एक्सपोज हो जाता है, अदरवाइज वो चीज़ों को बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल करता है। नाइन्थ में राहु खराब, देखो धर्म त्रिकोण में जब भी राहु आ रहा है ना, 1-5-9 में आ रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे पितृदोष के साथ साथ ना ये आपके रूट्स को हिला डालता है, आपके रूट्स को ही मतलब पॉल्यूट कर देता है, आपको धर्म भ्रष्ट कर देता है, आपके कैरेक्टर को ख़राब कर देता है, आपकी सोच, आपकी संतान सबको ले डूबता है, आपकी बुद्धि कंप्लीटली भ्रम में डल जाएगी, आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान आपके काम नहीं आने देगा। ये बहुत बदतर स्थिति है राहु की। तो ये अपने चार्ट में आप देखिए और समझिए। अब रेमेडी के तौर पर आप सिंपल करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, आप राहु की सबसे बेस्ट रेमेडी, आप मेडिटेशन करें, माता सरस्वती की फोटो अपने पास रखें या उनकी उपासना करें, और भगवान शिव की उपासना करें। आपके पास पैसे हैं तो आप गोमेद पहन सकते हैं, या आप राहु के मंत्र जाप कर सकते हैं। और दूसरा, आप अपने चार्ट के हिसाब से रेमेडी करिए, कभी सभी को ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेडिटेशन करने लग जाओ और ये करने लग जाओ। राहु आपका अच्छा है ना, तो आपको उस राहु की एनर्जी को यूज करना है बजाय उसकी रेमेडी के। आप समझो, कई बार राहु से प्रॉब्लम होता नहीं है लेकिन लोग राहु की रेमेडी कर लेते हैं क्योंकि राहु को लोग बुरा ही मानते हैं। ऐसा नहीं है, राहु और केतु की रेमेडी कभी भी बिना एस्ट्रोलॉजर से पूछे मत करिए, अदरवाइज आप बिग ट्रबल में आ जाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।